साथियों नमस्कार। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे जेट स्ट्रीम की, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो मौसम विज्ञान के जो एनसीईआरटी के टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करवाना है और बात को सीरियसली समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बात जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की। सामान्य जो जानकारियां हैं जो अक्सर रीट में या डी ग्रेड के एग्जामों में या फिर सामान्यतः सेकंड ग्रेड एग्जामों में पूछी गई हैं कि आर्द्रता जो है वायुमंडल में औसतन कितनी होती है। तो जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता की जो मात्रा होती है वायुमंडल में औसतन 2% होती है। ये रीट एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। इसके बाद कई बार रिपीट हुआ। वायुमंडल में जब मैं वायुमंडल आपको प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता संतवीर सर के चैनल पर जो मैंने क्लासें डाली थी उसमें आपको ये बात बखूबी से समझ में आ गई होंगी कि वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो मैक्सिमम 5% हो सकती है। कितनी? 5%। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम वायुमंडल में 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो आर्द्रता लगभग शून्य हो जाती है। यानी आर्द्रता की जो मात्रा है वही तय करती है हमारे मुख्यतः मौसमी परिवर्तनों के लिए या वर्षण के लिए या संघनन के लिए जानी जाती है। तो आर्द्रता का पहले हम मतलब जान लें। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा। अब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का यह मतलब ये है कि या तो वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो या फिर वो प्रति किलोग्राम वायु में ग्राम के तौर पर हो या फिर प्रति घन मीटर में ग्राम के तौर पे हो। तो ये वायुमंडल में जो वायु के अंदर आर्द्रता है उसको मापने के कुछ तरीके हैं जो कॉलेज व्याख्याता में, आरएस में प्रथम श्रेणी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम समझते हैं ये क्या मुद्दा है जिसको हमें अच्छी तरीके से जानना है। यानी आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब प्रति इकाई वायुमंडल में, अब इकाई यहाँ किलोग्राम हो सकती है या फिर प्रति घन मीटर हो सकती है या फिर ये प्रतिशत के रूप में हो सकती है। तो इसका मतलब है वायुमंडल में प्रति इकाई वायु में पाए जाने वाले जल वाष्प को ही हम आर्द्रता कहते हैं। दोबारा फिर सुनो, प्रति इकाई वायुमंडल में पाए जाने वाली जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है और ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो संघनन बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं प्रश्न भी आपको बता दूंगा कि ये प्रश्न जो है आर्द्रता से उठते हैं। एक सामान्य प्रश्न पूछा गया था कि जिसका तापमान के वृद्धि और कमी से जो प्रभावित होती है वो कौन सी आर्द्रता है। फिर लिखा गया कि जो सापेक्ष आर्द्रता है, प्रश्न जो पूछा गया आरएस का प्रश्न है, सापेक्ष जो आर्द्रता है उसमें तापमान में परिवर्तन करने पर परिवर्तन होगा। फिर पूछा गया निरपेक्ष जो आर्द्रता है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता में तापमान में परिवर्तन करने पर वह रहेगी, स्थिर रहेगी, कम होगी, ज्यादा होगी या कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे कुछ ऑप्शनों के साथ ये प्रश्न पूछे गए और मुझे पता है कि आज ये टॉपिक जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आर्द्रता का मतलब वायुमंडल में प्रति इकाई जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो बात अब हम करते हैं कि आर्द्रता कितने प्रकार की होती है। मैंने 2 बातें बताई कि औसतन वायुमंडल में 2% आर्द्रता होती है और यह सामान्यतः जो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है वहां पर ये जो है वो 4% तक या फिर भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर 5% तक की जलवाष्प मौजूद हो सकती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है निरपेक्ष आर्द्रता। कौन सी? निरपेक्ष आर्द्रता। और दूसरी होती है विशिष्ट आर्द्रता। और तीसरी जो होती है वो होती है सापेक्ष आर्द्रता। इनका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे वायुमंडलीय जो परिसंचरण तंत्र है उस तंत्र को समझने में बहुत बड़ा योगदान है। तो बात सापेक्ष आर्द्रता, अगर इनको मैं कहूं तो इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको कहूं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और इसको कहूं सापेक्ष को तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। तो निरपेक्ष शब्द को समझ लें पहले और सापेक्ष को समझ लें। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर मैं आपको फिलोसफी में इन शब्दों का अर्थ बताऊं तो निरपेक्ष का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर इसको मैं ये कह सकता हूं पूर्णतया शुद्ध, जो किसी भी बाहरी प्रवृत्ति से या बाहरी आवरण से या बाहरी वातावरण से या फिर तापमान से या फिर अन्य जो इकाइयां होती है उससे प्रभावित नहीं होती है। और सापेक्ष का मतलब है जो अन्य दशाएं बदलने पर उसका प्रतिशत या फिर वो अपने आप में अलग हो जाती है या चेंज आ जाता है। सापेक्ष का मतलब यह किसी तथ्य के साथ इस तरह से जुड़ी होती है कि घटाने या बढ़ाने से इसके ऊपर पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। यहां दो बातें अगर आपको समझ में आ गई है, निरपेक्ष का मतलब शुद्ध, सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होने से इसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन विशिष्ट आर्द्रता का सामान्यतः वायुमंडलीय दशाओं में ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितनी भी पैकिंग की गई वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में इस आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रति किलोग्राम में या प्रति क्विंटल में या प्रति 5 किलो में जो मॉइस्चराइज होता है या आर्द्रता जो होती है वो डाली जाती है ताकि सामान्यतः वो वस्तुएं खराब ना हो, चाहे वो बीज हो या अन्य कोई वस्तु हो जिसके अंदर खराब होने का जो प्रतिशत होता है वो ज्यादा होता है बंद पैकिंग में। इसीलिए उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में वैज्ञानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या डाली जाती है, ह्यूमिडिटी डाली जाती है या विशिष्ट आर्द्रता डाली जाती है। तो पहले इनका अर्थ समझ लें। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब ये होता है, फिर मैं दो चीजें यहां आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब ये है कि किसी भी वायुमंडलीय तापमान पर, कोई भी तापमान हो, में पाए जाने वाले जल की या जलवाष्प की मात्रा है ये कभी नहीं बदलती, ये कभी नहीं बदलती। अगर मैं यहां उदाहरण दूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और आर्द्रता जो है वो आपकी यहां 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो ज्यादा हो गया, मीटर लिख देते हैं, है ना। तो अगर एक इकाई के तौर पे अगर मैं कहूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 5 ग्राम घन मीटर जो है वो निरपेक्ष आर्द्रता है। अगर आप इस 10 डिग्री पर किसी भी तापमान यानी किसी भी स्थिति को रखोगे तो आपको आर्द्रता इतनी ही मिलेगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि दोबारा फिर मैं बोल रहा हूं, निरपेक्ष आर्द्रता हमेशा ही जो है प्रति ग्राम या फिर कई बार ग्राम या ग्रेन में यानी मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब जो आयतन है वायु का उसमें पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा है। दोबारा फिर ध्यान दें कि निरपेक्ष आर्द्रता में प्रति जो मीटर है यानी कि 1 मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर में आयतन की जो हवा है या वायु है उसके अंदर जो ग्राम के तौर पर जलवाष्प पाई जाती है, मान लीजिए 5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये क्या हुई, निरपेक्ष आर्द्रता। तापमान के साथ इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है, तापमान घटाएं बढ़ाएं ये बदल तो जाती है लेकिन दशाएं चेंज नहीं होनी चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है कि दशाएं चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहां विशिष्ट आर्द्रता की बात आती है तो ये भी क्या है, थोड़ा इन दोनों में अंतर है। मैंने इसको क्या कहा कि प्रति मीटर जो क्यूब आयतन है हवा का उसमें पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिखा है 5 ग्राम, ये चेंज होती रहती है। अगर 20 डिग्री टेम्परेचर कर दोगे तो ये अपने आप में चेंज हो जाएगी, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर करते ही निश्चित तौर से आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो ये मान लीजिए ऐसा कोई आंकड़ा आपको दे रखा है ग्राम मीटर क्यूब, ये उस टेम्परेचर पर वायु को लाने पर वो आर्द्रता आपको उतनी ही मिलेगी। इसका मतलब ताप बढ़े या घटे इसका इसके साथ संबंध नहीं होता, ये तो
प्रति इकाई जो वायु का आयतन है उसमें किसी समय बिंदु पर ध्यान करना इस बात का, समय बिंदु पर मापी गई शुद्ध आर्द्रता की मात्रा है। शुद्ध यानी निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा। अगर दोपहर में मापोगे तो अलग आएगी, सुबह मापोगे तो अलग आएगी, या शाम को मापोगे अलग आएगी, लेकिन तापमान और दशाएं भी चेंज हो रही है इसमें। तो इसका सीधा संबंध किसके साथ नहीं है? तापमान के साथ नहीं है। तो घटे या बढ़े, ये प्रश्न आ चुका है, तापमान घटाए बढ़ाए, लेकिन ये हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। अब विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब होता है कि विशेष स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रति किलोग्राम, देखना, प्रति किलोग्राम जो होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा को मापा जाता है। अब सामान्यतः मैंने कहा ना कि ये अक्सर क्या होता है कि प्रति किलोग्राम जो वायु है, जो वायु पुंज है या जो वायु है, प्रति किलोग्राम भार वाली वायु, वो आयतन वाली बात कर रहे थे हम, ये भार वाली वायु की बात कर रहे हैं। उसमें पाए जाने वाले आर्द्रता की मात्रा जो ग्राम में मापी जाती है, ध्यान करना, किसमें? ग्राम में मापी जाती है। आरपीएससी ने एक बार यह भी पूछा था कि सापेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है ग्राम में, ग्रेन में, प्रतिशत में, या फिर मीटर में। इस तरह के जो ऑप्शन है वो आते हैं। तो यहां सापेक्ष आर्द्रता जो थी वो प्रतिशत में मापी जाती है। तो ये प्रति किलोग्राम जो हवा है उसमें जलवाष्प की मात्रा, जैसे 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की केजी प्रति केजी, 5 ग्राम प्रति केजी आएगा। लेकिन वो क्या आएगा? प्रति मीटर या घन मीटर जो होता है उसमें आयतन में वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा को व्यक्त करता है। अब हम बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता की। बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है सापेक्ष आर्द्रता का। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें अगर तापमान को परिवर्तित करते हैं तो ये भी परिवर्तित हो जाती है। यहां दो बातें समझनी बहुत जरूरी है कि वायु के अंदर दो चीजें हैं। यहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, इसलिए आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब तक हमने जो बात की थी वो निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता पे बात की थी। तो अब हम बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता पर। सापेक्ष आर्द्रता पर। अब सापेक्ष आर्द्रता जो है उसको समझने से पहले आप थोड़ा सा देख लें। एक तो होता है वायुमंडल में निरपेक्ष आर्द्रता जो पहले से मौजूद होती है, और एक होता है आर्द्रता सामर्थ्य। क्या? आर्द्रता सामर्थ्य। अब ये दोनों शब्द अगर आप समझ जाते हैं तो मैं बता देता हूं। अगर सामर्थ्य और आर्द्रता, यहां सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष जो आर्द्रता होती है, तो सापेक्ष जो आर्द्रता है उसका हमेशा ही तापमान के साथ विपरीत संबंध होता है। अगर ताप घटाओगे तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, और ताप अगर बढ़ाओगे तो सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। इसका मतलब जो तापमान है, तापमान का सापेक्ष आर्द्रता के साथ विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। लेकिन इसमें दो चीजें शामिल हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि एक तो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी आपका आर्द्रता सामर्थ्य। निरपेक्ष आर्द्रता, ध्यान दें, अगर किसी दिए हुए तापमान पर, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसके ऊपर एक निश्चित जो है वो प्रति घन मीटर वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो मान लीजिए 5 ग्राम मीटर क्यूब है। तो अब बात यह आती है कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या है। निरपेक्ष आर्द्रता तो समझ में आ गई आपको कि कोई दिया हुआ तापमान है। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो उसमें जो आर्द्रता की मात्रा है वो 5 ग्राम मीटर या घन मीटर जो है वो होगी। तो आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब है कि इस दिए हुए तापमान में वायुमंडल और कितनी आर्द्रता को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो अगर मान लीजिए
इस दिए हुए तापमान पर 5 ग्राम और ग्रहण कर सकता था। कौन? वायुमंडल। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि ध्यान दो कि 10 डिग्री पर आर्द्रता सामर्थ्य हो गया 5 5 10 ग्राम, यानी कि मीटर क्यूब। इसका मतलब 10 डिग्री तापमान पर 10 ग्राम मीटर क्यूब जो है वो आर्द्रता सामर्थ्य है। ये क्या है? सामर्थ्य है। यानी कि किसी दिए हुए तापमान पर वायु द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। तो यहां आपको बड़ा ध्यान रखना है कि सापेक्ष आर्द्रता में हमेशा ही क्या होता है कि तापमान के साथ विपरीत संबंध होता है, लेकिन आर्द्रता सामर्थ्य का तापमान के साथ सीधा संबंध है। कैसा है? सीधा संबंध है। अब ये बात जरा हो सकता है कि कई छात्रों को बात समझ में ना आए कि जैसे ताप बढ़ाओगे तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि वायु जो है उसके कण फैल जाते हैं और वो जलवाष्प को और ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन तापमान अगर घटाओगे तो आर्द्रता सामर्थ्य भी कम हो जाता है, यानी कि जलवाष्प ग्रहण करने की पावर कम हो जाती है। यहां साथियों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी वायुमंडलीय दशा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ाएंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि यह हमारे लॉजिक से बाहर की बात है। क्योंकि जैसे जैसे हम जल वाष्प को किसी दिए हुए तापमान में बढ़ाएंगे तो वायु हल्की हो जाएगी। क्या? वायु हल्की हो जाएगी। और अगर हम किसी भी स्तर पे तापमान घटाएंगे तो सापेक्ष जो आर्द्रता है वो बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब ये है कि किसी भी दिए हुए तापमान को अगर 0 डिग्री पर कर दें तो इसका मतलब ये है कि उसमें उपलब्ध जल वाष्प की मात्रा बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये छोटा सा उदाहरण अगर आपने कभी बहुत ही चिल्ड वाटर जो है ग्लास में होता है तो उस गिलास को अगर आप गौर से देखोगे तो चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाती हैं। वो वायुमंडलीय जो आर्द्रता थी वो 0 डिग्री या 0 डिग्री के करीब जाकर क्या हो जाती है? संघनन हो जाता है उसका, इसीलिए गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो बात आप समझ गए होंगे कि मैंने सापेक्ष आर्द्रता जो बताई, इसमें दो चीजें, निरपेक्ष आर्द्रता तो है ही है जिसका तापमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्द्रता सामर्थ्य जो होता है तापमान के साथ है सीधा संबंध रखता है, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो तापमान के साथ विपरीत संबंध रखती है। अब इसको निकाला कैसे जाता है? ये फार्मूला भी कई बार आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान कर लें कि किसी भी दिए हुए तापमान पर मैं निकाल के बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले आता है निरपेक्ष आर्द्रता। क्या? निरपेक्ष आर्द्रता बटे में हम क्या करते हैं? बटे में हम करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य, और गुणा में हम 100 कर देते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। अब निरपेक्ष आर्द्रता यहां उदाहरण से अगर आप समझोगे तो मैं बता दूंगा आपको कि कोई जो वायु थी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसके अंदर उपलब्ध जो जल वाष्प की मात्रा थी वो थी, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम मीटर क्यूब। ओके, ये कोई दी हुई दशा है जो निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी दशा के ऊपर जो तापमान दिया गया उसमें उपलब्ध वास्तविक जल की मात्रा होती है, यानी यह हमेशा तापमान के साथ बदलती नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि वो कितनी और ग्रहण कर सकती थी, तो इसी तापमान के ऊपर मान लीजिए वो 5 ग्राम तो है ही और 5 ग्राम और ग्रहण कर सकती है, यानी कि मीटर क्यूब। तो इसका मतलब आर्द्रता का सामर्थ्य जो है वो हो गया 10 ग्राम मीटर क्यूब। बात समझ आ गई? 5 तो है ही इसमें और 5 और ग्रहण कर सकती थी। तो आर्द्रता सामर्थ्य यानी कि वायु द्वारा जल को या जलवाष्प को ग्रहण करने की जो मात्रा है वो 10 ग्राम है। तो हम निकाले कैसे? निरपेक्ष आर्द्रता वर्तमान में कितनी है? 5 है इस फार्मूले के हिसाब से, और वो ग्रहण कितनी कर सकती थी? आर्द्रता सामर्थ्य था उसका 10, गुणा में क्या है 100, इक्वल टू 50% आर्द्रता सामर्थ्य, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता है।
50% क्या है, सापेक्ष आर्द्रता है किसी इस दिए हुए तापमान पर। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर अब मुझे तापमान को आधा कर देना है, क्या कर देना है, तापमान अगर मैं आधा करूं तो ये 100% हो जाएगी। ध्यान दो इस बात पे, तापमान क्या करूं, आधा कर दूं। आधा करने पर जल वाष्प ग्रहण करने की मात्रा भी इतनी हो जाएगी। अब तापमान आधा किया, ध्यान दो, कईयों को हो सकता है समझ में ना आए, ये 5 डिग्री कर दूं तो अब इसकी आर्द्रता तो पहले 5 ग्राम थी, मैं मिटा के बता देता हूं। अगर मैं तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो आर्द्रता मौजूद है 5 ग्राम मीटर क्यूब, लेकिन सामर्थ्य जो है उसका सीधा संबंध है, तापमान घटाओगे तो सामर्थ्य भी घट जाएगा। आधा किया है तो आधी रह गई है, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य भी आधा रह गया। इसका मतलब 5 ग्राम रहा है किसका, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब देखो 5/5 गुणा 100 करोगे तो आपके पास 100% क्या आ जाएगी, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता आ जाएगी। तो साथियों मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि आर्द्रता जो है उसमें से पूर्वानुमान लगाने के लिए सापेक्ष आर्द्रता का इस्तेमाल करते हैं। जब आर्द्रता जो सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो संघनन होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब वर्षण होगा। और अगर आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो 100% से नीचा है तो हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, या यूं कह सकते हैं कि बूंदाबांदी होने की संभावना हो सकती है। तो इसका मतलब 60% से ऊपर और 80 तक का जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो नॉर्मल बरसात को शो करती है, लेकिन 90% से या 80 से ऊपर जाने के बाद तीव्र वर्षा या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहती है। तो ये है हमारा आर्द्रता जो 3 थी। दोबारा फिर एक बार दोहरा देता हूं, 3 तरह की आर्द्रता के माप होते हैं। पहला था निरपेक्ष, जो दिए हुए तापमान पर तापमान का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो सिर्फ किसी समय बिंदु पर किसी निश्चित तापमान पर मापी गई प्रति घन मीटर प्रति ग्राम में मापी गई आर्द्रता होती है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और विशिष्ट आर्द्रता होती है प्रति किलोग्राम वायु के भार में जल वाष्प की मात्रा को। यह सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में पैकिंग होने वाली वस्तुओं में काम ली जाती है। और अगली बात थी हमारी सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके अंदर मुख्य बात यह है कि यह हमारे मौसम वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अभी हम आगे जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे वातागर। क्या पढ़ेंगे, वातागर पढ़ेंगे, जिससे हम पूरी तरह से, ये पिछली 4 क्लासें जो है वो इसलिए मैंने डाली हैं या अपलोड किए हैं कि इसमें आप समझ सको कि आर्द्रता क्या है, या फिर जेट स्ट्रीम क्या है, या फिर वातागर क्या है, या फिर जो हमने पढ़ा टॉपिक ये आर्द्रता का। तो ये क्या चीजें हैं, इनको जानने के बाद हम जान पाएंगे कि हमारा जो चक्रवात होते हैं वो कैसे निर्मित होते हैं और उनकी दिशा और उनकी गति कैसी रहती है। तो चलिए हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। लाइक और शेयर जरूर करना।